दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उन सबको सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाते हैं। याद रखिए, ये नतीजे नहीं हैं, ये अनुमान हैं, आंकड़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं। 4 मई को जनता का फैसला आएगा और वो सर्वोपरि होगा। लेकिन शुरुआत हम असम से कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा अपने धुन में नजर आ रहे हैं। 88 से 100 सीटों का अर्थ ये होगा कि जबरदस्त तरीके से बीजेपी की वहां पर सरकार बनेगी। और अगर वो पिछली बार से कुछ सीटें भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर इस बार चुनाव हुआ है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वहीं कांग्रेस, जिसकी खुद की 27 सीटें आई थी, इस बार गठबंधन में 24 से 36 सीटें आती हुई दिख रही हैं। यानी गौरव गोगोई वहां पर फेल होते हुए दिख रहे हैं। इस एग्जिट पोल के अनुमान में नतीजे 4 मई को ही आएंगे। तो कुल मिलाकर असम के साथ हमने शुरुआत की है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। और अब इसके बाद से हम आपको दिखा देते हैं पुडुचेरी, केरलम दिखा देते हैं। केरलम जब हम आपको दिखाएंगे तो केरलम में इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। एलडीएफ की सरकार थी, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री थे, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को वो लीड कर रहे थे। वाम दलों की सरकार, उसको अब जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इस अनुमान के मुताबिक, ये अनुमान है, नतीजा नहीं है। तो असम में नंबर्स देखने के बाद आप आ जाइए सीधा केरलम में, जहां पर इस बार 78 से 90 सीटें 140 में से ला सकता है यूडीएफ और उनकी बनेगी सरकार। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन बनता है उसका करना होगा इंतजार। उसके बाद आ जाइए पुडुचेरी, जहां पर 30 सीटों में 16 से 20 सीटें ये एक बार केरला की सीटें दिखा देते हैं वापस। एक बार केरला की सीटें 78 से 90। 78 से 90 वहां पर यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कांग्रेस पार्टी लीड करती है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो लीड करती है, उनकी सरकार जाते हुए पिनरई विजयन इस एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक 48 से 62 सीटों पर सिमट जाएगा। हो सकता है कि उनकी सत्ता वहां पर नहीं आए और जिसके वजह से लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह गया, ये हम यहां पर कह पाएंगे। जबकि बीजेपी हो सकता है कि खाता खोले, 0 से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ा दल है। हो सकता है कि बीजेपी को खाता खोलने का मौका एक बार फिर यहां पर केरल के भीतर मिल सकेगा। पुडुचेरी के नतीजे भी अगर हम देखें तो यहां पर एनडीए, अंजना, एनडीए अगर आप देखिए तो यहां पर 16 से 20 सीटें लाता हुआ, जिसमें एआईएनआरसी जो कि पार्टी है जिसके साथ गठबंधन में, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं एन रंगासामी, और बीजेपी मिलकर 16 से 20 सीटें ला रही है, जो कि मतलब क्लियर मैंडेट है उनके पक्ष में जाता हुआ, और उन्हीं की सरकार बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो पुडुचेरी बीजेपी रिटेन कर रही है अपने पार्टनर के साथ, वहीं पर असम में फिर से बीजेपी रिटेन कर रही है, लेकिन केरलम में वहां पर सत्ता परिवर्तन है। और अब कुछ ही देर में तमिलनाडु का नंबर आपके सामने आने वाला है। डिस्क्लेमर का लाइन एक बार फिर बोलना ये नतीजा नहीं है, ये नतीजा नहीं है। 4 तारीख को देखिए, केरल में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है, क्योंकि पिछली वहां पे उनको लोकसभा का चुनाव जीता, 1 सीट, तिरुवनंतपुरम में उनका मेयर बना, और उसके बाद ये उम्मीद थी कि तिरुवनंतपुरम के आसपास की सीटों पर उनका असेंबली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। केरल में ट्रेडिशनली आरएसएस की शाखाएं देश के दूसरे इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा लगती रही। उसके बावजूद भी जिस तरीके की पॉलिटिक्स केंद्र में की गई और जिस तरीके से ईसाइयों को अपने तरफ लाने की कोशिश की गई, उससे ये लगा था कि शायद करेंगे। टॉम वडक्कन वगैरह गए थे, जिस तरीके से एफसीआरए वगैरह के मसले पे इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, उसका नतीजा ये कि यहाँ पे ये सीटें दिखाई पड़ रही। मेरे लिहाज से केरल के जल्दी से इस बात का भी एडिशन, बहुत ही निराशाजनक। ठीक है, और असम में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा है? बिल्कुल निराशाजनक, आज बेहद नहीं कह रहा हूँ, निराशाजनक। केरला, अगर मैं गलत कह रहा हूं बता दिए भाई। नहीं भाई आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कम से कम 10 असेंबली सीट होंगी ना वहां पे, आप 10 भी नहीं जीत पा रहे। मंत्री भी है, जो मंत्री भी है, और आपका तिरुवनंतपुरम में मेयर भी है, मैं इसमें तो क्यों नहीं बोलते खराब प्रदर्शन है? मैं जानता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, 3 सीटों का भविष्य दिखाई पड़ा तो मुझे कुछ नहीं कहना। बंगाल में लेफ्ट खत्म हुआ था, अगर 3 पे दिखाई पड़ा तो मुझे कुछ नहीं कहना, शुरू हुआ था, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका कारण है क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है, जो कॉम्युनल है। अब आप हमेशा मुसलमान से आगे बढ़ी नहीं पाते हो, क्यों घबराते हो? मैं कह रहा हूं कि मैं केरल पे बात कर रहा हूं। आपने वहां के ईसाइयों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लगातार उनके साथ मीटिंग आपने की, गिव मी प्रोटेक्शन की या नहीं की? आई कांट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम डायलॉग बोलो यार, मुझे याद संजना कश्यप। कौन सा वाला? वो जो आप बंगाली में बोल रही थी वो। अच्छा, निजीर समोय हाँ, बोलो। हमारे समय में नहीं बोला। निजीर समोय। आपके समय मैं मेरे समय को दोनों लोग खा गए।
मैं साहिल, देखो ऐसा है कि हिंदू वहां का जो वोट होता है वो लेफ्ट के साथ इसलिए कंसोलिडेट करता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा वहां मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाती है। अरे मुस्लिम लीग लेफ्ट के साथ भी रही है, क्या बात करते हैं आप? जरा केरल का अगला मुख्यमंत्री वाला अगर होगा तो दिखा दीजिएगा, क्योंकि केरल की बात चल रही है जो वहां उसके बाद असम की बात चल रही है। दोनों लोग एक सच को ठुकरा रहे हैं कि 11.3% केरल में भारतीय जनता पार्टी का वोट है। पिछले जरा एक मिनट, अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए केरल के? ये जरा देख लीजिएगा। पिनरई 33% विजयन को लेकर 33% लोग अभी भी कह रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर 21% वोटों के साथ बीडी सतीसन है। और तीसरे नंबर पर 11% वोट के साथ है कोई भी यूडीएफ का कोई कैंडिडेट। मतलब वो चाह रहे थे यूडीएफ जीतेगा तो यूडीएफ का किसी को ले आए। उसके बाद 8% वोट के साथ रमेश चन्नीतला। और उसके बाद से केसी वेणुगोपाल का तो काफी कम है, 3% है। 9% एनी कैंडिडेट फ्रॉम एनडीए। मुझे लगता है कि एनडीए के जो सपोर्टर्स थे वो काफी वोकल थे। उन्होंने भी 9% कहा है कि एनडीए का कोई सतीश नहीं बनेगा। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी, सबसे पहले असम पर चर्चा करते हैं। असम का सबसे बड़ा टेक अवे क्या माने? क्या महिलाओं में लोकप्रियता और बढ़ी है हेमंत बिस्वा शर्मा की? और अगर इतनी सीटें वो लाने में कामयाब होते हैं तो ये उनकी लीडरशिप पर इस बार मुहर लगेगी, क्योंकि पहली बार उनके चेहरे पर चुनाव हो रहा है। प्रदीप जी। जी बिल्कुल ठीक कहा अंजना जी आपने। ये बड़ी जो सक्सेस है जो देख पा रहे हैं आप, प्योरली हेमंत बिस्वा शर्मा की ही है ऑन 2 अकाउंट। एक कि उनका जो परफॉर्मेंस है और सरकार का जो परफॉर्मेंस है, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको जानने और देखने में दिलचस्पी होगी कि अलायंस असम के अंदर दोनों अलायंस बड़े हैं, कांग्रेस प्लस बीजेपी प्लस एनडीए। पिछली बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी की मजबूत पार्टी मानी जाती थी, और बीपीएफ जो कि बोडोलैंड की जहां की 15 सीटें आती है वहां की बड़ी पार्टी मानी जाती थी, और तीनों ने साथ में चुनाव लड़ा। और यूपीपीएल जो दूसरी बोडोलैंड की बड़ी पार्टी होती थी उसने चुनाव लड़ा एनडीए के साथ और 7 सीटें जीती। इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने सक्सेसफुली क्या किया है अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर? एक तो बीपीएफ के साथ अलायंस किया, नंबर 1, उनको कांग्रेस से इधर पर लेके आ गए। नंबर 2 बात उनने करी कि यूपीपीएल, चूंकि बीपीएफ इधर आया तो यूपीपीएल नाराज हो गई, लेकिन नाराज होके उनने मेक श्योर किया कि वो जो है कांग्रेस के साथ अलायंस ना हो, उन्होंने सेपरेट चुनाव लड़ा। एआईयूडीएफ का भी अलायंस कांग्रेस के साथ ना हो, उन्होंने सेपरेट चुनाव लड़ा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों अलायंस के बीच में जो अंतर है 10% पॉइंट का, उसका पूरा श्रेय यानी वोट परसेंटेज आपके एग्जिट पोल में साफ नजर आ रहा है कि एनडीए के पक्ष में वोट परसेंटेज का गैप बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में जो कांग्रेस का अलायंस वहां पर असम के भीतर हम देख सकते हैं वहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन एक सवाल, आपने अलायंस की बात करी, वो बात तो वहां पर दिखाई दे रही थी, लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी यहां पर नजर आता है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही थी कि डीलिमिटेशन की वजह से जिस तरीके से वहां पर परिसीमन अलग अलग मतदान जो चुनाव क्षेत्रों का हुआ है उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ, क्या एग्जिट पोल के रुझानों में यह बात नजर आती है कि यह बाइफर्केशन या पोलराइजेशन जिस तरीके से हुआ है वो सही है? क्योंकि हम साफ देख सकते हैं लोअर असम के भीतर ही कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें जीत पा रही है, बाकी इलाकों में कांग्रेस पार्टी 1 या 2 से ज्यादा नहीं बढ़ पा रही। तो क्या ये बात सही हम माने? साहिल, पहले आपको और आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि असम एक ऐसा राज्य है जहां है तो मुस्लिम पॉपुलेशन 30%, लेकिन वो पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड 2 क्षेत्र में है। एक बराक वैली सिलचर जिसमें बड़ी आता है, और दूसरा है लोअर असम जिसमें कि बरपेटा, डुबरी ये सब कुछ आते हैं, कोकराझार। तो आप उसको उस लिहाज से शुरू में भी पाएंगे इवन डिलिमिटेशन के पहले कि कांग्रेस की या बदरुद्दीन अजमल की जो भी सीटें आती थी वो लोअर असम और सिलचर के एरिया से ही आती थी। तो उसको आप उस नजरिए से देखिए। रह गई बात डिलिमिटेशन की, तो ये मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ होगा, बट उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता कि ये सबका सब डिलिमिटेशन की वजह से हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं।